मोदी जी की सरकार, मैं भाजपा की सरकार इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो खुद नहीं मानते कि भाजपा की सरकार है। मोदी जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और इसलिए 100 दिन 1 साल इसमें आंदोलन करना कोई न्यायपूर्वक नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि होता है, बूथ के इलेक्शन पालने में नजर आ जाते हैं। 1 साल में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय किसके पक्ष में है, ये उनके 1 साल के निर्णय से साबित होता है। यू टर्न करना ये उनके चरित्र में है। वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ऑपोजिशन में उनका कुछ अलग रवैया होता है, सरकार में आने के बाद बदल जाता है। लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया था, सरकार बनते ही उन्होंने उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया और परिवर्तन किन मुद्दों पर? अगर कोई 5 साल तक जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई है अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस करना चाहिए। यह सर्वसम्मति से यूपीए के समय कानून में प्रावधान किया गया, तो पलट दिया गया। ये भी प्रावधान किया गया था कि कोर्ट में अगर प्रकरण चला हुआ है और किसान ने मुआवजा नहीं दिया है तो वो जमीन से वापस हो गए, वो भी बदल दिया। किसी भी गांव की जमीन जब ली जाती है तो उसमें 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जो भूमिहीन होते हैं। उन भूमिहीन लोगों पर भूमि अधिग्रहण का क्या असर पड़ेगा, इसमें अगर सामाजिक अन्वेषण किया जाता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, तो उसमें क्या आपत्ति है, वो बदल दिया गया। और साथ में पूरे कॉरिडोर के लिए 1 किलोमीटर बाएं 1 किलोमीटर दाएं जमीन अधिग्रहण करने का भी प्रावधान उसमें डाल दिया और उसको कैमोफ्लेज कर दिया गया। अलग से एक सेक्शन डाला गया 10A और उस 10A के अंदर उन्होंने कुछ चीजें कह दी कि हमको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यकता पड़ती है। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में न तो स्कूल बनाने में हमको कोई दिक्कत आई, किसी ने हमसे मुआवजा नहीं मांगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर मुआवजा दिया नहीं जाता है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन मांगी जाती है, किसान अपने आप दे देता है। अस्पताल खोलने के लिए गांव में अगर जमीन चाहते हैं तो किसान अपने आप दे देते हैं बिना मुआवजा लिए। लेकिन उसको उसमें डाल दिया कि हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। ये केवल कैमोफ्लेज किया गया था। मूल रूप से सड़कों के और कॉरिडोर के 1-1 किलोमीटर अगल बगल में जमीन लेने का उनका था और उसमें एक कमिटमेंट था कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े लोगों को, कि हम इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन करेंगे। अगर आप देखेंगे इस देश में जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनमें केवल भूमि संबंधित गतिरोध का कारण केवल 8% प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, केवल 1%। और यदि आप देखेंगे कि उनके
किसी भी प्रोजेक्ट में बिजली की कीमत 4% से 8% से ज्यादा नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट था, इसलिए ऑर्डिनेंस शुरू करो। ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही थी जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी? यूपीए सरकार ने विस्तार से सभी पार्टियों से चर्चा करके सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी के सारी रिकमेंडेशंस मान ली गई, 26 में से 24 मान ली गई और सर्वसम्मति से पारित किया। सुमित्रा जी उस समय कहती थी कि प्राइवेट लोगों के लिए कोई जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 80% और 70% का प्रावधान हटाया गया। उससे ये बात साफ होती है कि ये सरकार किसके पक्ष कर है। दूसरा, राज्यों में कई राज्य ऐसे थे, ये शुरुआत में नहीं की थी जब मैं मुख्यमंत्री था, कि राज्य सरकार अपने बजट से धान और गेहूं के लिए, दालत के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बोनस दिया करती और उसको भाजपा की सरकारों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चालू रखा, पंजाब में। लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये कह दिया कि अगर कोई राज्य सरकार अनुदान देगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, तो वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार अपने बजट से भी खर्चा नहीं कर सकती, ये बंदिश लगा दी है। बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन राज्य सरकार का यह अधिकार छीन लिया कि राज्य सरकार अगर कुछ बोनस देना चाहती है तो वो आप नहीं दे सकते। किसान की हालत खराब है, फर्टिलाइजर का जितना इंपोर्ट होना चाहिए था नहीं हुआ। जहां 40 मिलियन टन से ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता था, केवल 17 मिलियन टन ही इंपोर्ट किया गया। और हालत ये हुई कि पुलिस के डंडों के बीच में खाद का वितरण। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन के लिए राइस मिलर्स पर लेवी लगती थी 7% से 65%, उसको घटा के कर दिया 25%। जब राइस मिलर्स ने धान नहीं खरीदा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की थी वो खरीद भी नहीं हो पाई और किसानों को मजबूरी में अपना धान 1150 से 1250 के बीच में बेचना पड़ा। साथ में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर आप देखेंगे तो 13-14 में बासमती की कीमत 6,000 से 6,500 रुपए क्विंटल हुई, वो घट के 3200-3300 रुपए क्विंटल बिका। सोयाबीन की फसल पिछली बार 3,000 से 3200 रुपए क्विंटल बिका, इस साल 1,824 रुपए क्विंटल बिका। और जब किसान के हाथ से निकल गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। इसी तरह से रबड़ की भी इसी तरह से रबड़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स में भी जो पिछले साल का भाव था 175 से 200 रुपया केजी, वो घट के 120 रुपया केजी हो गया। और मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे जो महंगाई घटने की बात करते हैं, वैसे हमारे पास फिगर्स आते हैं कि महंगाई कम हो गई, होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो गया,
लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाजार में पता लगाया जाता है तो कम नहीं हुआ। दाल कई वर्षों बाद अब 100 रुपया किलो से ऊपर हो गई, 130 है। जब 50-60 रुपए हो जाती थी तो मीडिया पहाड़ खड़ा कर देता था। आज 130 में मीडिया चुप है। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, चैनल में नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसान की हालत खराब है, और उसी तरह से जहां धान की कीमत किसानों को कम मिली है, लेकिन चावल का भाव कम नहीं हुआ। दलहन का भाव कम हो गया, दाल का भाव कम नहीं हुआ। तिलहन का भाव कम हो गया, तेल का भाव कम नहीं हुआ। कपास जो पिछले साल जो भाव बिका था उससे कहीं कम इस बार सस्ते भाव बिका है, लेकिन कपड़े का भाव कम नहीं हुआ। यानी कि किसान घाटे में और व्यवसायी फायदे। ये मूल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो इस 1 साल की सरकार के कार्यकाल में के बाद सामने आया है। डीजल की कीमत तो किसान के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाने के बावजूद भी जो उसको फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से जिस भाव में डीजल बिकता था जब क्रूड ऑयल की कीमत 115 से 125 डॉलर प्रति बैरल थी, उसी भाव में अब मिल रहा है, जबकि क्रूड ऑयल की भाव 7 पैसे पे आ गए। यानी कि जो फायदा सेविंग्स किसान को होना चाहिए था, केंद्र सरकार के माननीय गठबंधन जी ने उनसे छीनकर सरकारी खजाने में जमा कराई। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि शेल गैस की जो प्राइसेस कम हुई, उससे एनर्जी की प्राइसेस का फायदा कंज्यूमर को मिला, सेविंग हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमी आगे गई। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर, हालांकि ये कहते हैं कि हमने फाइनेंस कमीशन के उसमें जो सेंट्रल टैक्सेस का डेवोल्यूशन था 32%, उसको बढ़ा के 42% कर दिया। लेकिन जहां सेंट्रल टैक्सेस का डेवोल्यूशन बढ़ाया, वही सेंट्रल असिस्टेंस कम कर दी, और हर सोशल सेक्टर में इन्होंने आवंटन कम कर दिया। कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति जनजाति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एलोकेशन जो एक जमाने में 5,500 करोड़ हुआ करता था, वो 4,500 करोड़ कर दिया, जिसमें लगभग 1,500 करोड़ का इसमें कमी आई। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट में भी कटौती की गई है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बजट एलोकेशन होना चाहिए था नहीं हुआ। ग्रामीण विकास का बजट एलोकेशन भी कम किया है। नरेगा जो कि मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजना चालू की गई थी, उस योजना में भी 6 महीने तक बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है।
ये भी एक प्रश्न इस बात का है, पिछले साल हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया, बफर स्टॉक भी बराबर है, लेकिन क्या कारण है कि आपने इस साल गेहूं इंपोर्ट कर लिया? किसी को फायदे देने के लिए किया है? ये भी एक खोज का विषय है कि किसके माध्यम से हुआ, कौन इसके हितग्राही है। एक्सपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारे समय एनडीए के समय था $7.5 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थे। 2013-2014 में ये बढ़ के हो गए $42.6 बिलियन, लेकिन इस पे लगभग 29% का डिक्रीज है, मतलब कमी आई है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव भाषण में कहते थे पिंक रेवोल्यूशन। यूपीए की सरकार में मांस का निर्यात बढ़ा है, लेकिन एक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मांस का निर्यात में 15.5% वृद्धि हुई है। अब पिंक रेवोल्यूशन आपने भी की, आपके लिए बधाई। हर चीज की एक्सपोर्ट में कमी, लेकिन मांस के निर्यात में बढ़ोतरी। ये उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सरकार गांव, किसान और मजदूर की विरोधी है और बड़े व्यवसायी, बड़े लोगों की ये हितैषी। उपलब्धियां गिनाने में होड़ लगी हुई है, लेकिन मार्गदर्शक मंडल क्यों चुप है? अडवाणी जी क्यों चुप है? मुरली मनोहर जोशी जी क्यों चुप है? राजनाथ सिंह जी क्यों चुप है? गडकरी जी क्यों चुप है? मनोहर पर्रिकर जी क्यों चुप है? ये भी एक खोज का विषय है। हम उनकी भी श्रीमुख से मोदी जी के 1 वर्ष की उपलब्धियां सुनना चाहेंगे। अरुण जेटली जी आजकल हमें बहुत शिक्षित कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, लेजिस्लेटिव लिटरेसी क्या होती है, लेजिस्लेटिव बिहेवियर क्या होता है, हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन में यही ज्ञान जो था वो उल्टा दिया जाता था। डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, यानी कि अवरोध करना, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। हमें जरा ये तो बता दें कि हम लोगों में लेजिस्लेटिव लिटरेसी की कहां कमी है? नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा है कि जनरल इन्वायरमेंट ऑफ ग्लू अब खत्म हुआ, ईयर ऑफ एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेस समाप्त। एक्साइटमेंट आया है इन्वायरमेंट में, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं रिकवरी ऑफ इकोनॉमी हैज बिगन 2012, 2013, 2014. There's a gloom in the steel industry. There's a gloom in most of the industries. Industrial growth has come down. कहते हैं हमारी निर्णय लेने की जो शक्ति थी
उसमें बहुत तेजी आई है। श्रीमान लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, सीडीसी का पद खाली है, सीआईसी का पद खाली है, कैबिनेट सेक्रेटरी आप साल भर में नया नहीं बना पाए। बात करते थे आप मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस इनका जो वादा था सही हुआ है। नाउ द गवर्नेंस इज कन्फाइंड टू द पीएम। प्रधानमंत्री कार्यालय में ही सारे निर्णय होते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जिसमें कि माननीय गृह मंत्री जी उसके सदस्य हुआ करते थे, उन्हें सूचना भेज दिया जाता है कि निर्णय लीजिए। अब उन्होंने अब क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आई है। कौन सी ट्रांसपेरेंसी आई है गवर्नेंस में? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद खाली है और 39,000 अपील्स पेंडिंग है। कौन सी ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं? इसी प्रकार से जीएसटी के मामले में भी श्रेय लेना चाहते हैं। जीएसटी का जब हम लोग लाना चाहते थे तो आप भी लोग उसका विरोध करते थे। हम जब वैट ला रहे थे आपने उसका विरोध किया। हम जब एफडीआई डिटेल, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है अरुण जेटली जी कि हम एफडीआई डिटेल के समर्थक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कर गए थे इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। महाराज हम तो लैंड एक्विजिशन एक्ट भी करके गए थे, उसको बदल रहे हो। हर चीज में कलाबाजी करना एक इनका एक मूल चरित्र बन चुका है। इन्होंने कहा था आईटी में इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन 5 लाख तक इंडिविजुअल का किया जाएगा, नहीं किया। इन्होंने कहा था करप्शन फ्री गवर्नेंस लाएंगे। हमने जब मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले को ले जाकर प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये सवाल सामने है, आप चुप क्यों हैं? आपने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खा भी रहे हैं और लगता है खिला भी रहे हैं। अगर है तो साहस करके इसमें कार्रवाई करिए और लोकपाल को लाइए, सीडीसी की नियुक्ति करिए, जिससे बात रुके। ये कहते हैं हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहां बढ़ा है? अरुणाचल प्रदेश के मामले में आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का निर्णय ले लिया, मुख्यमंत्री को पता नहीं पड़ा। बांग्लादेश के बिल लाने में असम को पूरा तरह से छोड़ दिया गया और आज जो दिल्ली में निर्णय हुआ है वो भी क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोई नमूना है? कहने में कहते कुछ है, करते कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक ये चरित्र बन चुका है। मैं यही कह सकता हूं कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो केवल रीपैकेजिंग ऑफ ओल्ड स्कीम और जबरदस्त मार्केटिंग। विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत एक बहुत मजबूत देश हो गया है। देश में आके कहते हैं कि
66-60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केवल 1 साल में मोदी जी ने इतनी प्रगति कर ली कि उनके आने के पहले भारतीय लोगों को शर्म आती थी ये कहने में कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। 1 साल में इतना परिवर्तन हो गया कि जो शर्म थी वो गर्व में बदल गई। माननीय, यही आपकी उपलब्धि है कि कुछ ना करते हुए आपने सब कुछ कर लिया। धन्यवाद।